नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमले का यह पूरा मामला है। सपा समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। अब सवाल यही है कि क्या सपा समर्थकों ने हमला किया था? संजय निषाद पर हमले का आखिर सच क्या है? मंत्री बोले, पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी थी। कई धाराओं के तहत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं मुख्य आरोपी सहित 3 लोग अभी भी फरार हैं। अब सवाल यही कि आखिर इन लोगों की गिरफ्तारी कब होगी। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कुछ नारेबाजी हुई, 2 पक्षों में झड़प हुई और इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की नाक पर चोट आई। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। सवाल यही है कि क्या सच में सपा समर्थकों ने यह हमला किया था? संजय निषाद पर हमले का आखिर सच क्या है, यह सवाल भी बरकरार है। वहीं इस दौरान उनका कहना है कि पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी थी। कई धाराओं के तहत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मुख्य आरोपी सहित 3 लोग अभी भी फरार हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद अमान लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमान, संजय निषाद से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें उनकी नाक पे चोट आई थी। वहीं इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी, आपको बता दें, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ नगर के मोहम्मदाबाद जिले का मामला है, जहां पे ये जो संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, ये एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहीं पे बताया जा रहा है कुछ सपा समर्थक नेता भी मौजूद थे। वहाँ पे जो ग्राम प्रधान थे, जिनका राधे श्याम यादव नाम है, उनके साथ जो उनके समर्थक थे, उन लोगों ने हमला कर दिया था। वहीं पे जो संजय निषाद हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके साथ उनके समर्थक थे और उनके साथ जो उनकी सिक्योरिटी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं मंत्री जी को काफी सेफ कर रखा और उनको जिला अस्पताल ले गए, जहाँ पे उनका इलाज चला। और वहीं पे जो देखने वाली बात ये थी, जो सुरक्षा कर्मी कहीं ना कहीं वीडियो में देखा जाए तो पीछे नजर आ रहे थे। जो इनके साथ जो मंत्री जी के जो समर्थक हैं, जो साथी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मंत्री जी की जान बचाई और उनको बचा के किनारे ले गए। मोहम्मद अमान, जिस तरह से संजय निषाद का भी यही कहना है कि उन पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने जो है ये हमले में वो शामिल थे, क्या माना जाए? क्या इस बात की अभी तक पुष्टि हो पाई है कि जो लोग हमले में शामिल थे वो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? जी, आपको जिस तरह से बता दें, जो मुख्य आरोपी हैं, जो ग्राम प्रधान है वहाँ पे राधे श्याम यादव, इनका बताया जा रहा है ये सपा से हैं और इनके साथ जो समर्थक थे, जो नेता थे, वो भी सपा के हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विपक्षी दल है वो सामने निकल के आ रहा है। मोहम्मद अमान, जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है, पुलिस के क्या कुछ कदम अभी पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और क्या निकल कर सामने आ रहा है? कब तक उसकी धरपकड़ हो जाएगी? जिस तरह से बात की जाए धरपकड़ की, तो सिद्धार्थ नगर जो एसीपी हैं, उनका साफ तौर से बयान है कि इस पूरे मामले में जो 8 लोगों के साथ 8 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। उनके पीछे कई टीमें गठित कर दी गई हैं और उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमान, क्योंकि जिस तरह से संजय निषाद का भी बयान सामने आया है, उन्होंने भी यही कहा है कि प्रशासन की तरफ से जो सिक्योरिटी थी उसकी व्यवस्थाएं पूरी नहीं की गई थी, तो उसमें भी एक चूक देखने को मिली है। जी जी, बिल्कुल। जिस तरह से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ पे साफ तौर से एक कैबिनेट मंत्री विवाह समारोह में जाता है, वहाँ पे आम लोगों के द्वारा उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है और वो चोटिल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है सुरक्षा व्यवस्था पे। साथ ही मोहम्मद अमान ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, इसको लेकर अब सियासत भी जोरों से गर्मा गई है, क्योंकि संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। वहीं सपा का कहना है कि बीजेपी ने खुद से हमला करवाया। जी देखिए, ये साफ तौर से कहीं ना कहीं इस पे सियासत होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो मौजूदा समय है, लोकसभा चुनाव है और
ये पहले चरण से मतदान भी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति होना इस मुद्दे पे आम बात है। ठीक है मोहम्मद अमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें हैं जहां एक शादी समारोह में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शामिल हुए। वहीं दो पक्षों में विवाद हो गया और इस पूरे झड़प में संजय निषाद चोटिल हो गए, उनकी नाक पर चोट आई। वहीं संजय निषाद ने सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठाए ही हैं, साथ ही हमला करने का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाया है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से शादी समारोह में संजय निषाद शामिल हुए। वहीं दो पक्षों में विवाद हो गया जिसमें हाथापाई हुई और संजय निषाद चोटिल हो गए, उनकी नाक पर चोट आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है क्योंकि संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। तो वहीं आजम खां की याचिका से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट में आजम खां की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से की गई बहस। 23 अप्रैल को भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खां के बेटे हैं, अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खां से जुड़ी ये बड़ी खबर, आजम खां की याचिका से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा दलीलें रखी गई, अपनी बहस की गई। अब 23 अप्रैल को भी सुनवाई जारी रहेगी। अब्दुल्ला आजम यानी आजम खां के बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले से संबंधित सुनवाई की गई। तो 23 अप्रैल को भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आज सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, दलीलें दी गई। अब अगली सुनवाई इस मामले में 23 अप्रैल को होगी। अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खां के बेटे हैं, अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले से संबंधित आजम खान ने अर्जी दाखिल की थी। आजम खां की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तारीख अदालत की तरफ से दे दी गई है। 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो आज हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। आजम खान ने याचिका दाखिल की थी जिस पर आज सरकार ने अपना पक्ष रखा। अब अगली सुनवाई इस मामले में 23 अप्रैल को होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शोएब रिजवी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शोएब, आज सपा के जो दिग्गज नेता हैं आजम खां, उन्होंने अर्जी दाखिल की थी, उस मामले पर आज सुनवाई हुई हाईकोर्ट में। क्या कुछ निकलकर सामने आया है और अगली तारीख क्योंकि 23 की है, उसमें क्या कुछ माने? देखिए, दरअसल जो एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर की है, वहां पर आजम खां की पत्नी और उनके बेटे को 7 साल की सजा मिली है। दरअसल इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि है, वो लगाई थी, जिसको लेकर के इनको सजा दी गई थी, जिसको लेकर के ये हाईकोर्ट आया। हाईकोर्ट में इन्होंने चुनौती दी थी। पिछली तारीखों पर भी इनकी तरफ से वकीलों ने बहस की थी। आज इसी मामले पर फिर सुनवाई हुई है। हालांकि ये सुनवाई भी पूरी नहीं हो सकी और कल कंटिन्यू 2 बजे के बाद इस पर फिर सुनवाई होगी। ये अर्जी दरअसल आजम खां की तरफ से और उनकी पत्नी और बेटे की तरफ से दाखिल की गई, जिसमें जो एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है उनकी पत्नी और बेटे को, उसको चुनौती दी गई है, उस सजा को रद्द करने की मांग की गई है। इसी को लेकर के कोर्ट में बहस चल रही है। इनकी तरफ से, आजम खां की तरफ से वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने भी बहस की थी। तो ये कहा जा सकता है आज राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर अपनी पक्ष और अपना रुख रखा गया था, क्योंकि ये सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी है। कल इस मामले पर शोएब, जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, उनके बेटे और उनकी पत्नी को सजा सुनाई, उसके बाद इस मामले को चुनौती दी गई, याचिका दाखिल की आजम खान ने। आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, भले ही सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। कल की अब डेट दे दी गई है 23 अप्रैल को, अब इस मामले में सुनवाई होगी। क्या माना जाए, कल क्या कुछ मुमकिन है अदालत में? क्या आजम खां की तरफ से भी कुछ पक्ष रखा जाएगा?
देखिए, दरअसल अब चूंकि राज्य सरकार की तरफ से इससे पहले आजम खां की तरफ से चूंकि ये याचिका आजम खां उनकी पत्नी और बेटे की तरफ से दाखिल की गई है, अपील दाखिल की गई है, जो सजा है निचली अदालत की उसको चुनौती दिया गया है। तो अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है, चूंकि सुनवाई भी पूरी नहीं हो सकी। कल फिर इस मामले पर जो सुनवाई चल रही है उसको कंटिन्यू किया जाएगा और उसमें जरूरत पड़ी तो आजम खां के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद ही कोर्ट इस पर क्या निर्णय सुनाता है। शोएब, क्या माना जाए, क्या कल ही फैसला संभव है या थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? इस बारे में टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया है सुनवाई की वो चल रही है। अब ये सुनवाई पर निर्भर करता है कि कल कोर्ट में सुनवाई पूरी अगर हो जाती है तो कोर्ट इस पर निर्णय देता है या फैसला सुरक्षित करना कर भी सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती है, इसलिए इस पर अभी टिप्पणी करना। अगर आजम खां को राहत नहीं मिलती है हाईकोर्ट की तरफ से तो फिर उनके पास आगे क्या कुछ विकल्प? देखिए, इसके लिए तो न सिर्फ आजम खां बल्कि सरकार के लिए भी, दोनों के लिए इसके ऊपर की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा रहेगा, क्योंकि अभी इस पर कोई फैसला ही नहीं है। इसलिए इस बारे में भी बहुत टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद अगर कोर्ट से किसी पक्ष को राहत नहीं मिलती है तो उसके पास उसके ऊपर की अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जाने का रास्ता अमूमन रहता है। ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। उसके बाद लीगल टीम उसे क्या सलाह देती है, लीगल टीम क्या तैयारी करती है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि इसकी सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है, आजम खां की जो याचिका है उस पर सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार ने भी आज अपना पक्ष रखा है। कल भी इस मामले में सुनवाई होगी, उसके बाद ही इस पर निर्णय होगा कि आगे क्या फैसला आता है और क्या कुछ रूप होता है। बिल्कुल शोएब, तो आजम खां की मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, अब अगली तारीख 23 की है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जौनपुर से है, जहां मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी की गाड़ी के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि सपा के समर्थकों ने बाबू सिंह कुशवाहा वापस जाओ के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सपा नेता और मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा के विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर विरोध करने वालों के साथ उन्हें शांत कराने की कोशिश की। दोनों के बीच मारपीट भी देखने को मिली, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पूर्व सांसद जयाप्रदा ने आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 313 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दर्ज कराया। जयाप्रदा पर साल 2019 में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज है। बीजेपी नेता जयाप्रदा के मामले में अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। जयाप्रदा के विरुद्ध थाना कैमरी पर एनसीआर नंबर 37/2019 धारा 171 जी आईपीसी का जो मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें पत्रौली 313 सीआरपीसी में नियत थी। और जयाप्रदा माननीय विशेष न्याय मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट श्री शोभित बंसल जी के न्यायालय में उपस्थित आई थी। अभियुक्ता का धारा 313 सीआरपीसी का बयान अंकित किया गया है। उनके द्वारा बचाव साक्ष्य में साक्ष्य देने के लिए कहा गया है। पत्रौली बचाव साक्ष्य में 2 मई को नियत की गई है। ये थाना कैमरी पे वर्ष 2019 के में जब ये प्रत्याशी थी तो इन्होंने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत हुआ। हरदोई में अंतर्राज्यीय गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। हरदोई के अतरौली थाने के ग्राम भिरका में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 7 गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। खबर रायबरेली से है, जहां सलोन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा ममुनी में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को बंधक बनाकर तालिबानी सजा दी। ग्रामीणों ने युवक को पेड़ में बांधकर तालिबानी सजा दी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भी मुखदर्शक बनी रही, जिससे अब पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
वहीं राजस्थान के भरतपुर कामा मेवात से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां दूल्हे को 51 लाख रुपए के नोटों की माला पहनाई गई। बता दें कि माला इतनी लंबी थी कि दूल्हे को मकान की छत पर चढ़कर माला पहननी पड़ी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भरतपुर से। पूरा मामला है जहां एक दूल्हे ने 51 लाख रुपए के नोटों की माला पहनी और इस दौरान माला इतनी लंबी थी कि दूल्हे को अपने मकान की छत पर जाकर माला पहननी पड़ी। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो राजस्थान के भरतपुर का ये पूरा मामला है जहां दूल्हे ने 51 लाख के माला जो है अपनी शादी के दौरान पहनी है। राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। साउथ ईस्ट दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में घर पर खड़े एक युवक को कुछ बदमाशों ने गोली मारी। हालांकि गनीमत रही कि युवक के पैर को छूकर गोली निकल गई। वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ का अपराध तो बहुत ही गंदा है भैया, बहुत ज़्यादा ही गंदा है। पुलिस की जो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है नहीं करती है? मैं तो सच बताऊँ तो नहीं करती है। ये घटना जय कॉलोनी मदनपुर खादर में हुई है। अच्छा, मदनपुर खादर में कौन सी जगह है? B1 में। अच्छा, क्या घटना हुई है? मुझे इतना नहीं मालूम, मैं तो सफदरजंग गई थी, लेकिन जब आई हूँ तब पता चली है गोली की वारदात हुई है। ठीक है, गोली एक जने को लगी है, वो भी छू के निकल गई है। क्या नाम था इसके गोली लगी? नंद किशोर। अभी पुलिस वालों ने हमसे कुछ नहीं कहा है, ठीक है, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं है। उनको इतना पता है कि गोली चली है, गोली मिल भी गई है, उनको सुराग मिल गया है घर से। हमारे पता है कि 3:30 बजे तक ये गोली चली थी, छू के गोली निकल गई है हमारे यहाँ पे, तब हमें पता पड़ी। अच्छा, कितने साल का था वो जिसकी गोली लगी? वो 38 साल के भैया थे। क्या नाम था? नंदू। अच्छा, कौन सी जगह है ये? मदनपुर खादर जय कॉलोनी। खबर रामपुर से है, जहां ट्रक ने बाइक सवार छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना टांडा नगर के नैनीताल मुरादाबाद हाईवे का बताया जा रहा है। तो रामपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो रामपुर की ये पूरी घटना है, जहां ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई, जिसके बाद मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से ही परिवार में मातम का माहौल है। PMU पढ़ने आता है, BC कर रहा 4th सेमेस्टर में, इसका CA था। सुबह ही घर से निकला है, मैंने मना करा इससे आज मत जा, कल को चलिए मेरे साथ, मेरा भी पेपर है सुबह को, मगर ये माना ना, चला गया आज। इसका CA था, ये दड़ियाल का रहने वाला है। रोड एक्सीडेंट हुआ, टैंकर वाले ने सामने से ठोक दिया। ये बाइक से हंटर से जा रहा था, हेलमेट भी लगाया हुआ था, गाड़ी में कुछ न हुआ, इसके हेलमेट पे चला, पहिया चढ़ा। ये यहीं पे हुआ मोहनपुरे पे। ये 2 भैया एक बहन है। पिताजी दुकान चलाते हैं, दुकान है इनकी, किराना स्टोर है, जलीस किराना स्टोर दड़ियाल। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस और STF वाराणसी को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस और STF वाराणसी ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बदमाश 2017 से फरार चल रहा था। तो गाजीपुर से खबर है, जहां पुलिस और STF को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और वाराणसी STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। 2017 से यह बदमाश फरार चल रहा था। तो गाजीपुर से पुलिस और STF ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और STF को बड़ी कामयाबी मिली है। 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
कि बदमाश 2017 से ही फरार चल रहा था। तो बदमाशों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। इस दौरान गाजीपुर में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि 2017 से फरार चल रहा था। खबर अमेठी से है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के बगिया बहोरखा के पास की बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमेठी में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद इस दौरान बाइक को टक्कर लगी और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक की मौत हुई है और एक अन्य घायल बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। बता दें कि पुलिस चौकी के पास दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद दबंग युवक को मरने की हालत में छोड़कर फरार हो गए। वहीं मारपीट की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।